नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके दो भाग होंगे। पहला भाग आज से 13 फरवरी तक चलेगा, वहीं सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र से पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक होती है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेगी। हर साल की तरह इस बार भी विभिन्न सेक्टर्स और आम लोगों को सरकार से कई उम्मीदें हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के पास अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में दूसरी चुनावी रैली है। गोंडा के बाद आज पीएम मोदी द्वारका में चुनावी हुंकार भरेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मोती नगर, शालीमार बाग और नई दिल्ली में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा सांसद रवि किशन गोंडा, कोंडली, त्रिलोकपुरी और ग्रेटर कैलाश में जनसभा करेंगे और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शालीमार बाग, शाहदरा और में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के मादेपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। साथ ही मुस्तफाबाद में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज 3 जनसभा करेंगे। अरविंद केजरीवाल लक्ष्मीनगर, गांधीनगर और शाहदरा में जनसभा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान आज 3 रोड शो के साथ बाबरपुर में जनसभा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित डोर टू डोर कैंपेन लगातार कर रहे हैं। जनता का विश्वास जीतने और उन्हें अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं संदीप दीक्षित। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज जंतर मंतर पर पब्लिक डिबेट की चुनौती दी है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतरे संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को एक पत्र लिखकर कहा है कि मैं लगातार आपके कई दावों को लेकर आपको डिबेट की चुनौती देता आया हूं। संदीप दीक्षित ने कहा उन्होंने दिल्ली सरकार के डेटा के आधार पर न सिर्फ उनके दावों पर सवाल उठाए हैं बल्कि उन्हें गलत भी साबित किया है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस बार जीत भाजपा की होगी। 52 से 56 सीटों के बीच में भाजपा जीतेगी। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से परेशान हो गई है। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने कहा कि 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। दिल्ली की जनता को भाजपा पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली ने मन बना लिया है कि दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ जाने वाली है। दिल्ली का परिवर्तन दिल्ली की महिलाएं करने वाली हैं। दिल्ली की बहनों ने तय कर लिया है कि केजरीवाल की झूठी सरकार को घर बैठना और बीजेपी की सरकार को लाना है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आपदा के कुशासन से जनता और पार्षद त्रस्त हैं। हर व्यक्ति ये समझता है कि पिछले 3 सालों में आपदा सरकार जनता विरोधी सरकार रही है जिसने अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया है।
भाजपा विधायक उम्मीदवार हरीश खुराना की ओर से मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए तथा उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली में पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें पार्टी की प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने हमेशा ही एक सकारात्मक रूप रखा है और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आप के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की सफाई के विरोध में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कूड़ा फेंका। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ेदान बना दिया है। उन्हें इस सब से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वे अब आम आदमी नहीं बल्कि खास आदमी बन गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना का पानी पीने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो यमुना के पानी की बोतल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा, कालकाजी की जनता ने पिछले 5 से 10 सालों में दोनों आप और भाजपा दोनों को देखा है। जनता के मन में भारी निराशा और गुस्सा है। घरों में दूषित पानी आ रहा है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। केजरीवाल के जहरीले यमुना वाले बयान पर चुनाव आयोग सख्त। आज सुबह 11 बजे तक तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि जहर किस तरीके से और किस फॉर्म में और किस प्रकार दिया गया, अपने जवाब में स्पष्ट करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, सुगमता और कल्याण के लिए वकालत पर बधिर और दृष्टिहीन लोगों के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, मिल्कीपुर से ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं। इस बार फिर मिल्कीपुर पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर जाएगी। महाकुंभ को आज 19 दिन हो गए हैं। श्रद्धालुओं का संगम स्नान करने का उत्साह और हौसला लगातार बना हुआ है। मेला क्षेत्र में आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। महाकुंभ दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग की टीम आज संगम घाट प्रयागराज का दौरा करेगी। आयोग दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। आयोग के तीनों सदस्यों ने गुरुवार को लखनऊ के जनपद स्थित अपने कार्यालय पहुंचकर काम शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की 4 तारीख तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इस खबर को पूरी तरह से निराधार बताते हुए प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि सबसे अधिक भीड़ के कारण सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि रूट पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उसे हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार स्वरूप प्रयागराज स्थित रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां महाकुंभ में भगदड़ के दौरान घायल हुए घायलों को भर्ती कराया गया है। इस दौरान उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने महाकुंभ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने संगम तट पर पहुंचकर भगदड़ वाले स्थान का भी जायजा लिया। अयोध्या में महाकुंभ 2025 के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां लोग सरकार द्वारा बनाए गए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सभी ट्रेन प्रयागराज के लिए यथावत संचालित हो रही हैं और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित वापसी के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम भी किए हैं।
INS तारिणी ने महिला नौसेना अधिकारियों के साथ अपनी वैश्विक जल यात्रा के दौरान पॉइंट नीमो पार किया, जो समुद्र में सबसे दुर्गम स्थान है। इसकी यात्रा नाविक सागर परिक्रमा 2 का हिस्सा है, जो दुनिया की दोहरी जल यात्रा का लक्ष्य है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित यह पुस्तक पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के शासन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी आजादी के लिए संघर्ष करने वाले गुमनाम लोगों को जाने, साथ ही 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प भी लें। अमित शाह ने पीएम मोदी के दौरे को सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने लायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा और देवाकी बटालियन के हार्डकोर नक्सल दंपति समेत 9 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि सुकमा जिले में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का भी प्रचार प्रसार अंदरूनी इलाके में किया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर 9 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 2025 के उपलक्ष्य में इंडिया गेट को नारंगी और बैंगनी रंगों से रोशन किया गया। इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी एवं मिशन डायरेक्टर NHM आराधना पटनायक, डायरेक्टर डॉक्टर तनु जैन और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर छवि पंत जोशी भी शामिल हुई। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान गिरने के कारण लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। जरूरतमंदों को भोजन और कंबल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 2,520 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। भारत में 2024 में एप्पल आईफोन की बिक्री में सालाना आधार पर 23% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। साथ ही आईपैड की बिक्री में भी 44% की मजबूती आई है। गेल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 45% बढ़कर 3,867 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र फर्मों को प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महाराष्ट्र के लिए PM जनमन के कनेक्टिविटी घटक के तहत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित निवेश के साथ 50 किलोमीटर लंबी 27 सड़कों को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि भारत जल्द ही सस्ती लागत पर अपना सुरक्षित और संरक्षित स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारतीय एआई मॉडल 6 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। मेड इन इंडिया 5 डोर जिम्नी को जापान में लॉन्च किया गया। ये वित्त वर्ष 2024-25 में मारुति सुजुकी द्वारा दूसरा सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला मॉडल है। जीडीपी आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चर्चा आयोजित की। इस दौरान संशोधित जीडीपी श्रृंखला में अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र के आकलन और कार्यप्रणाली में सुधार के साथ साथ नए डेटा स्रोतों को शामिल करने पर चर्चा हुई। भारत में सेवा निर्यात में पहली छमाही में 11% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन क्षेत्र से निर्यात आय 17.3 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में देश की अर्थव्यवस्था 7.9% तक की मजबूत व्यापार रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए 6.6% वृद्धि का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोबे में पैनासोनिक एनर्जी ओसाका के अधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी साइट का दौरा किया। पैनासोनिक एनर्जी द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश और सुविधाओं की स्थापना पर चर्चा की गई। नमो भारत ट्रेन के यात्री अब एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करके 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये पहल एनसीआरटीसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम का विस्तार है, जिसके अंतर्गत नमो भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे गए टिकटों पर छूट प्रदान की जा रही है। आरबीआई ने एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष आवेदन दायर किया है। आरबीआई ने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल के विभिन्न दायित्वों को पूरा न कर पाने की वजह से उसे भंग कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद दूसरे देशों के महत्वपूर्ण खनिज संपदा के अधिग्रहण को प्रोत्साहन देना, संसाधन में संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाना और भारत में इसका भंडारण करना है। दिल्ली में तीसरा भारत ऊर्जा परिवर्तन शिखर सम्मेलन के आयोजन में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में देश ने परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की है। अमेरिका में हुए विमान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है। यह हादसा कल वॉशिंगटन डीसी के रिगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। 20 से अधिक वर्षों में सबसे घातक अमेरिकी हवाई दुर्घटना है, जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई है। इसमें आसमान में अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान और सेना के एक हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर टूटकर एक नदी में गिर गए। ट्रंप ने घटना पर दुख जताया और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोकने की बात कही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने हेलीकॉप्टर के पायलट की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और विमान हादसे को लेकर बराक ओबामा और जो बाइडेन की नियुक्तियों की नीति DIE प्रोग्राम के इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। युगांडा ने राजधानी कंपाला में इबोला वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है, जहां पहले पुष्टि किए गए मरीज की मृत्यु हो गई है। यह पूर्वी अफ्रीकी देश का 9वां प्रकोप है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण के तहत इजरायल ने 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हालांकि अचानक भीड़ बढ़ने के कारण बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया में देरी हो गई। गाजा और वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर रिहाई का जश्न मनाया गया। जर्मनी में गुरुवार रात को हजारों लोगों ने चांसलर पद के उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व वाले रूढ़िवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की मदद से सख्त आव्रजन नियंत्रण संबंधी विधेयक को पारित कराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ये निर्णय लेंगे कि मैक्सिकन और कनाडाई तेल के आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाए या नहीं, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, हम ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी। राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि एक रूसी ड्रोन ने उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सुमी में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारत पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे सहित 13 लोग घायल हो गए।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की बेटी को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जुमा की बेटी पर जुलाई 2021 में दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। जुलाई 2021 में हुए दंगों में 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जुमा की बेटी डुडुजिले जुमा संबुदला संसद सदस्य भी हैं। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें मार्च में होने वाली सुनवाई तक चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया है। स्वीडन में कुरान जलाने के मुकदमे में अदालत का फैसला आने से कुछ घंटे पहले आरोपी इराकी शरणार्थी सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में स्वीडिश पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज पुणे में खेला जाएगा। ये मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इंग्लैंड के बीच आज खेले जाने वाले चौथे T20 में भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं इंग्लैंड की नजर सीरीज बराबर करने पर होगी। भारत ने आज का मुकाबला जीता तो इंग्लिश टीम T20 सीरीज गंवा देगी। भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। रणजी ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में दिल्ली के खिलाफ रेलवे की टीम 241 रन के स्कोर पर सिमट गई। वहीं इसके जवाब में दिल्ली ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 41 रन बना लिए हैं। दिल्ली और रेलवे के बीच खेले जा रहे रणजी मैच के दूसरे दिन आज विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। इस मैच को देखने के लिए पहले दिन भारी संख्या में दर्शक अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच कुआलालंपुर में आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल रोमांचक प्रतियोगिताओं और एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी हैं। आज आयोजन का चौथा दिन है। उत्तराखंड में इस समय राष्ट्रीय खेल 2025 चल रहे हैं। कर्नाटक वर्तमान में 7 स्वर्ण सहित 12 पदकों के साथ राष्ट्रीय खेल 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर है। राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर 6 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेलों में ट्रायथलॉन स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक हासिल किए। तमिलनाडु के पूर्व विश्व कप विजेता निशानेबाज नर्मदा नटराजन ने उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में गुरुवार को 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों की एयर राइफल प्रतियोगिता में हरियाणा की रमिता जिंदल ने कांस्य पदक हासिल किया। हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में शुक्रवार को श्राचिरार बंगाल टाइगर्स का सामना तमिलनाडु ड्रैगन से होगा, जबकि JSW सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होगा। हॉकी इंडिया लीग का पहला सेमीफाइनल शाम 6 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल रात 8 बजे खेला जाएगा। दोनों मुकाबले एक ही मैदान ओडिशा के राउरकेला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज मनोज कुमार ने गुरुवार को संन्यास लेने की घोषणा की और कोच के तौर पर नई पारी की शुरुआत करने की बात भी कही। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली तमिलनाडु की नर्मदा नटराजन ने कहा कि राष्ट्रीय खेल में प्रतियोगिता का स्तर पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। अभिनेता शाहिद कपूर और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की फिल्म देवा सिनेमाघरों में आज होगी रिलीज। शनाया कपूर की आगामी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की शूटिंग हुई खत्म। शनाया ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें की साझा। एक्टर जुनैद खान जल्द ही फिल्म लव्यापा में नजर आएंगे। फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होने वाली है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज द ग्रेटेस्ट राइवलरी भारत बनाम पाकिस्तान 7 फरवरी को OTT पर होगी स्ट्रीम। रीमा काकती डायरेक्टेड फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। चियान विक्रम की फिल्म वीराधीरासुरन 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। बोमन ईरानी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द मेहता बॉयज 7 फरवरी को OTT पर स्ट्रीम होगी। ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म अनुजा 5 फरवरी को OTT पर होगी स्ट्रीम।
स्क्विड गेम सीजन 3 27 जून को OTT पर होगी स्ट्रीम। स्क्विड गेम सीजन 3 का दर्शकों को बेसब्री से है इंतजार। सुनील शेट्टी एक्शन थ्रिलर सीरीज हंटर के दूसरे सीजन के साथ अपनी वापसी करने के लिए हैं तैयार। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।